इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जो कि नोट्स कंटिन्यू बनाने हैं, नोट्स जो है वो साथ साथ आप बनाएंगे, रिविजन के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्लाइमेट क्या होता है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। बेटा क्लाइमेट क्या होता है, मान लो ईयर 1 चल रहा है, यहाँ पर ईयर 1 चल रहा है और ईयर 35 चल रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन की बात मैं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ पिछले 30 साल या पिछले 35 साल में क्या वेदर रहा है। क्या आप मुझे ये कहोगे सर ईयर 1 में ये वेदर था, उसके डे 1 में ये वेदर था, डे 2 में ये वेदर था, ईयर 2 में ये वेदर था, फिर डे 1 में ऐसे ऐसे था? नहीं। कितना कहोगे? तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज वेदर लेंगे। जो कि ये एवरेज वेदर है इस पर्टिकुलर रीजन का, एक टाइम पीरियड का, इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। सो इफ आई राइट दिस, सो मैं क्या लिखूंगा? तो मैंने क्या कहा है, क्लाइमेट के बारे में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक एवरेज कंडीशन है, इस एरिया की एवरेज कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया। छोटा सा एरिया नहीं चलेगा। मान लो आप 2 किलोमीटर का ये नहीं कह सकते क्लाइमेट क्या रहेगा। एटलीस्ट मान लो स्टेट का क्लाइमेट मैं कह रहा हूँ। आप लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँगा, नॉर्थ इंडिया को पता है कि जब हमारा दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, तो क्या होगा? वेदर जो होगा बहुत ही क्या ठंडा रहेगा। तो ये हमारा एक मतलब हमने एक एवरेज पिछले 30-35 साल में देखा कि ऐसा वेदर रहा है। तो इससे हम क्या एक गेस भी ले सकते हैं। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 30 से 40 ईयर्स तक इसके इस क्लाइमेट की वजह से हम क्या जानते हैं, हम गैस लगा सकते हैं। जो जिस जगह पर हमें क्लाइमेट देखना है, क्या वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या हॉट है, कोल्ड है, प्लेस ड्राई है या रेनी है। होप सो कि आपको क्लाइमेट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर मैं ये कहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अपने घर के बाहर जाओगे उस वक्त कैसा मौसम है आपके यहाँ, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेदर। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर, किसी भी एरिया में एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, यानी पर्टिकुलर टाइम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ, जो जैसा आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बादल है, मतलब मौसम अच्छा है, बादल मौसम है या धूप है, तो वो आपका वेदर है उस पर्टिकुलर एरिया का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि इसके बाद हमें देखना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि बेसिक फैक्टर या एलिमेंट्स है क्लाइमेट और वेदर की, जो है वो क्या रहता है? सेम। क्लाइमेट या वेदर के क्या है वो सेम होते हैं। नाउ क्या क्या होते हैं, या मैं यूं भी कह सकता, देखो एलिमेंट या बेसिक फैक्टर का मतलब क्या है, इसके बेसिक पार्ट्स। ठीक है, बेसिक फैक्टर या बेसिक पार्ट्स भी मैं कह सकता हूं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। लेट मी राइट इट। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट या वेदर के। क्या क्या है? टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहां पर मैंने लिख लिया, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और प्रेसिपिटेशन है। अब टेम्परेचर तो हर किसी को पता है, जो पहले ईजी है वही मैं बता लूंगा। टेम्परेचर तो आपको पता है। विंड क्या होता है? चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर पता है, सर्दी है या गर्मी है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर ही कहते हैं उस रीजन का। एटमॉस्फेरिक फर्स्ट वन जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मैं इसको ये भी कहता हूँ एयर प्रेशर भी कह सकता हूँ, एयर प्रेशर भी कह सकता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात बताओ कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये लैंड, मान लो यहाँ पर ये लैंड है, यहाँ पर कोई आदमी है, तो यहाँ पर गैस एयर होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो ये एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अच्छा आपको पता है कि जो लैंड होगा, जो कि लैंड है इसके अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी इन पार्टिकल्स को, नीचे जाएंगे ये पार्टिकल्स। ठीक है, यानी जो एक एयर मॉलिक्यूल्स है ये एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स ऑन एन एरिया। बताओ, अब ये एरिया कुछ भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, किसी का सर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, जहां पर ये फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। लेकिन जो ये फोर्स है ये किसकी वजह से लगता है? ये लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, किसकी वजह से लगता है? जब ये मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ये फोर्स है ये किसकी वजह से एग्जर्ट होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। होप सो समझ में आ गया होगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर
वो ऐसा प्रेशर है जो कि कौन लगाता है, एयर मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी एरिया के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर फैक्टर दैट इज विंड। विंड के बारे में, विंड हम किसको कहते हैं, मूविंग एयर, मूविंग एयर, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। अच्छा, आप लोग ने एक और टर्म सुन ली होगी, दैट ब्रीज। एक सेकेंड, BREEZ, ब्रीज। ब्रीज क्या होती है, लाइट विंड को हम क्या कहते हैं, ब्रीज, या जेंटल लाइट विंड, जेंटल लाइट विंड, हल्की हवाई को हम क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। सर अगर स्ट्रांग विंड होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको गेल कहते हैं, GALE, गेल बाबा, ये क्रिस गेल नहीं है, हैं, ये गेल है, GALE। तो गेल हम किसको कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग विंड। इतनी स्ट्रॉन्ग कि अगर आपको दिक्कत आ रही है चलने में भी इस विंड में, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, गेल। विंड को हम मूविंग एयर कहते हैं, ब्रीज लाइट विंड होती है, गेल स्ट्रॉन्ग विंड होती है। इसी से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ, यानी विंड भी कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्टर दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, या कह सकता हूँ मॉइस्चर भी कह सकता हो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, यहाँ पर ही प्रेजेंट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एब्सेंट में माइनस से लिख रहा हूँ, प्लस से मैं प्रेजेंट लिखता हूँ, प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अच्छा सर, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी, यानी जितना मॉइस्चर एयर के अंदर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। सर अगर मॉइस्चर बहुत होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, हाई होगी। सर अगर मॉइस्चर कम होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, लो होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यूँ मैं कह सकता हूँ, अगर ह्यूमिडिटी हाई है, अगर ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है, तो मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर ऑफ एयर क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी लो है, तो मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर भी लो होगा एयर के अंदर। होप सो कि ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यानी ह्यूमिडिटी भी हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन क्या होता है। अब बात करेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अगर आपको कोई बोलेगा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है स्नो। नहीं बेटा, प्रेसिपिटेशन को हम क्या कहेंगे, वाटर, पानी का गिरना आसमान से, हैं, सिंपल, पानी का गिरना आसमान से। लेकिन वाटर फॉलिंग इन सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म। सर सॉलिड फॉर्म में वाटर कैसे हो सकता है, सर मैं कहूँगा अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। अगर जस्ट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ये करूँगा, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, स्नो भी कह सकते हैं, ठीक है, बर्फ़ भी हो सकती है, हेल भी कह सकते हैं यानी ओले, स्लीड भी हो सकती है यानी फ्रोजन रेन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है हेल और स्लीट में, हेल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, शायद ओले कहते हैं, ओले ही कहते हैं। स्लीट क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, ठीक है। लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड, शायद यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया हूँ। अब आप काम करोगे, अगर आपको देखना होगा, मैं समझता हूँ हमेशा कि विजुअलाइजेशन से ज़्यादा समझ आता है बच्चों को, तो आप एक काम करोगे, आप गूगल पर देखोगे हेल और स्लीट की पिक्चर्स, तो आपको खुद समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। ये जो होता है ये ज़्यादा मतलब सॉलिड होता है, ये उतने नहीं होते, ठीक है। और सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज सीजन्स, ठीक है। अब बात करेंगे सीजन्स के बारे में। सीजन्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी सीजन किस तरह डिवाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इस पर हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है, सीजन्स को हम डिवाइड करेंगे। अब कितने तरह के सीजन है, जरा आप ही बताओ आप ही, क्या क्या सीजन है, कौन कौन सा सीजन आपको पता है, शाबाश। यहां पर मैं लिख रहा हूं, सर समर होता है, हमें ये पता है, मैंने कहा ठीक है, समर होता है। और सर मानसून होता है, वो भी हमें पता है, मानसून भी होता है, शाबाश। और ठंड भी तो होती है ना, यानी विंटर भी होता है। तो समर के अंदर क्या होता है, समर को हम और प्री मानसून भी कहते हैं, और प्री मानसून, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इनका, समर का जो टाइम पीरियड है वो है मार्च टू जून, दैट इज मार्च टू जून, ठीक है। और समर में क्या कैसा सीजन होता है, हॉट सीजन होता है, ठीक है। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, हॉट सीजन, गर्मी तो बहुत होती है ना समर में। मानसून को हम क्या कहेंगे, मानसून के ना 2 टाइप्स है, यानी 2 हिस्से हैं इनके,
जस्ट ऑनसेट मानसून, ऑनसेट मानसून एंड पोस्ट मानसून, ऑनसेट मानसून एंड पोस्ट मानसून हम करेंगे डिस्कस, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लासिफिकेशन में याद रख लो। ऑनसेट मानसून का टाइम पीरियड क्या होता है, वो जून से लेकर सितंबर में होता है, और पोस्ट मानसून कहाँ से कहाँ तक होता है, अक्टूबर नवंबर पोस्ट मानसून होता है। और मानसून में कैसा सीजन रहता है, क्या होता है मानसून में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, ऑब्वियसली रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। अब विंटर की अगर मैं बात करूंगा, विंटर में क्या होता है, दिसंबर से लेकर फेब तक। और जो गर्मी कितनी होती है विंटर में, बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं, यानी गर्मी तो नहीं होती है ना, हाँ, तो कोल्ड मौसम होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि बच्चा आप लोगों को नोट्स ज़रूरी बनाने हैं, विदाउट नोट्स आप लोगों को इनकम्प्लीट लगेगा, जैसे कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देखेंगे। क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये एलिमेंट्स ये सीजन्स कितने होते हैं, किस बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। नाउ सवाल ये है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़। जिस तरह मैं आपको सिर्फ कहता हूँ कि साइंस में सवालों के बगैर मज़ा नहीं है, इसी तरह इन सब्जेक्ट्स में भी सवालों के बगैर मज़ा नहीं है। कैसा क्लाइमेट इंडिया में होता है, इंडिया के अंदर। अच्छा, मैं नहीं अभी बताऊंगा, जो मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर, वो मैं डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मैं फर्दर 2-3 टॉपिक्स ना पढ़ाऊँ वो नहीं आएगा समझ। मैं सिर्फ यहाँ पर जवाब लिख रहा हूँ, अगर कोई पूछेगा तो आपको क्या कहना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून, इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, ये अभी मैं मतलब डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप लोगों ने ना ही मॉनसून पढ़ा, ना ही हमने अभी मैंने आपको लैटिट्यूड वगैरह के बारे में पढ़ाया। चलिए फर्दर देखेंगे नेक्स्ट इसको, वाई क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन अ कंट्री। अब सवाल जो है वो ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस एक ही कंट्री के अंदर दो जगह पर डिफरेंट क्यों है। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये साउथ वाली जगह है। अच्छा, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पर दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जबकि कंट्री सेम है, लेकिन वेरिएशन क्यों आ रही है, सवाल यही है। तो अगर मैं समझाऊँ, आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है, कह रही है समर्स के अंदर, समर्स के अंदर क्या होता है, राजस्थान में जो टेम्परेचर है, राजस्थान के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस। इसी समर्स के अंदर अगर मैं पहलगाम की बात करूं, पहलगाम तो कभी भूलेंगे नहीं हम, हाँ, पहलगाम का जो इंसिडेंट है वो कभी ना ही भूलना चाहिए। मैं आप सबों को ये कहूँगा कि ये चीज़ें यहाँ पर मतलब हमारी कंट्री में जो भी होता है इंसिडेंट्स, ये सारे ये हमको याद रखने चाहिए, सो दैट कि हम कुछ सीखें इनसे, ठीक है। एंड चलिए छोड़िए, पहलगाम की अगर मैं बात करूंगा, पहलगाम में क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है समर्स के अंदर, और राजस्थान के अंदर कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ही नहीं, प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूंगा, एनुअल प्रेसिपिटेशन, मैंने कहा एनुअल, एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन। अगर मैं मेघालय की बात करूंगा, मेघालय की बात करूंगा, मेघालय में कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन रहता है, 400 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं इसी मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन देखूंगा लद्दाख के अंदर या वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, तो रहता है 10 सेंटीमीटर या उससे कम। तो कंट्री सेम है, लेकिन आप देख रहे हो कि क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी डिफरेंट है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वही हमें डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं उसकी स्लाइड बना कर आया हूँ, नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर ये डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है फर्दर डिस्कस भी करेंगे, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो कि लैंड है वो सी से कितना दूर है, ओशन करंट क्या होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बट पहले देख लो कौन कौन से वो मतलब किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। एंड लास्ट वन इज रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर्स, यानी ये 6 फैक्टर्स है जिन पर क्लाइमेट डिपेंड करता है, दैट्स लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। नाउ इन सबों को, इन 6 के 6 पॉइंट्स को हम करेंगे डिस्कस, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, दैट इज कोस्टल एरियाज। क्या होता है कोस्टल एरिया, शाबाश जल्दी बताओ, कौन सा एरिया होता है कोस्टल एरियाज। सर वो एरिया होता है जो सी के नज़दीक होगा, यानी रीजन नियर, रीजन नियर सी और ओशन, ठीक है, समंदर के नज़दीक जो एरिया होगा, जो लैंड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोस्टल एरियाज। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए मैं ये कहूँगा कि कोस्टल एरियाज के सराउंडिंग में कोस्टल एरियाज कौन कौन सी स्टेट आती है कोस्टल एरियाज में, शाबाश बताओ। देयर आर 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 4 है। अच्छा, 9 स्टेट्स की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा एक चीज़,
ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, ठीक है, ये सारा गुजरात वगैरह, कर्नाटक, केरला, ये एरिया क्या है, ये है कोस्टल एरियाज, ठीक है। इन्हीं को हमें देखना है कि देखो, ये होता है वेस्ट साइड, ये होता है ईस्ट साइड। हम देखेंगे वेस्ट में कितनी स्टेट्स आती है और ईस्ट में कितनी स्टेट्स आती है, और फिर यूटीज़ का अलग से देखेंगे कि यूटीज़ कितनी है। टोटल मैंने यूटीज़ कितनी बताई, 4 यूटीज़ होती है। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले वेस्ट की बात करूँगा, वेस्ट स्टेट्स, वेस्ट स्टेट्स। वेस्ट में कौन कौन सी स्टेट होती है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तो वही लिखूँगा मैं, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। अगर मैं ईस्ट की बात करूँगा, ईस्ट की मैं बात करूँगा, ईस्ट स्टेट्स कौन कौन सी है, ठीक है, ज़रा बताओ कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पर देखो, वेस्ट बंगाल है, हाँ, उड़ीसा है, आंध्रा है एंड तमिलनाडु है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखूँगा मैं यहाँ पर, WB यानी वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज़ उड़ीसा, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। आंध्रा है यानी ANDHRA, आंध्रा लिख लेना फिर, एंड लास्ट वन इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु। सर और यूटी में कौन कौन सी आती है, यूटी भी यहाँ पर देखेंगे, यूटी में कौन कौन सी आती है, कुछ आइलैंड्स भी है, मैं लिख रहा हूँ, टोटल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक, और है दमन एंड दीव, जो कि 2020 के अंदर मर्ज हुआ था दादरा एंड नगर हवेली के साथ। मैं लिखूंगा यहाँ पर दमन एंड दीव। ये किसके साथ हुआ था मर्ज, मर्ज हुआ है ये दादरा एंड नगर हवेली के साथ। कब हुआ है ये, 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। देखेंगे अब कुछ बच रहा है इसमें या नहीं, ये हमने किया डिस्कस, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई सीजनल कंट्रास्ट मोर इन द इंटीरियर पार्ट एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। सीजनल कंट्रास्ट होता क्या है, पहले ये जानो क्वेश्चन, उसके बाद समझ में आएगा। सीजनल कंट्रास्ट का मतलब होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस समर और विंटर के बीच में। सीजनल कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। तो सर क्या कहना चाहते हो, क्या मतलब इसका मतलब ये है, अगर मैं ले रहा हूँ, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ये हमारा कोस्टल एरिया है और ये इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। ये नज़दीक है किसके, समंदर के नज़दीक, पानी के नज़दीक। कंसेप्ट एक है जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि मानसून जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बहुत ही काम आएगा। जो कि लैंड होता है, वो हीट अप भी जल्दी होता है, हीट अप वो क्विकली होता है, और कूल डाउन भी क्विकली होता है। एज कंपेयर अगर मैं बात करूंगा वाटर की, ठीक है, वाटर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, हीट अप स्लो होता है, और कूल डाउन भी क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो कहा जाता है कि इंटीरियर पार्ट जो है, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है विंटर और समर में, ये बहुत ही देखा जाता है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है विंटर और समर में, वो उतना नहीं है, मॉडरेट रहता है। और वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि जो लैंड होता है वो हीटअप क्विकली होता है, और जो वाटर होता है वो हीटअप स्लो होता है और कूल डाउन भी स्लो होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस्टल एरियाज में क्या होता है, कोस्टल एरियाज की अगर मैं बात करूँगा, इनके नज़दीक क्या है, पानी इनके पास है, तो वाटर जो होता है, वाटर हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स डाउन स्लोली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कि टेम्परेचर रहता है इन एरियाज में, वो रहता है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा इंटीरियर एरिया की, उसमें क्या होता है, जो लैंड होता है, यहाँ पर मैंने लिख लिया था, ठीक है। लैंड जो होता है वो हीट अप क्विकली होता है, जस्ट अ सेकेंड, हीट अप क्विकली हो जाता है, और कूल डाउन भी क्या होता है, क्विकली होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि टेम्परेचर होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आती है, टेम्परेचर की डिफरेंस क्या आती है, बहुत ज़्यादा आता है। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमने क्या पढ़ा। ये आपकी NCERT है, देखो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जस्ट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कुछ
नहीं, चलिए क्लाइमेट भी मैंने डिस्कस किया, वेदर भी मैंने डिस्कस किया, और सीजन्स को हम कैसे करते हैं डिवाइड वो भी मैंने आपको कहा। ये वाला पॉइंट मैंने नहीं डिस्कस किया, जानबूझकर नहीं किया, ये भी नहीं किया, जानबूझकर किया क्योंकि मैं मॉनसून एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी मैंने आपको बोला, ये भी कहा। आप अपनी एनसीईआरटी देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, राजस्थान 50-20 डिग्री सेल्सियस पहलगाम, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये भी मैंने कहा 10 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर मेघालय में 10 सेंटीमीटर, इसकी ना जो ये हुई है वो चेंज हुई है, मतलब हाईलाइट जो मैंने किया था वो ऊपर नीचे हुआ है, वरना ये बराबर था। एनुअल प्रेसिपिटेशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद कोस्टल एरियाज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक हमारा खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेटिक कंट्रोल भी पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट भी पढ़ेंगे। होप सो कि आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।